हेलो बच्चों। बच्चों आज बर्नौली से आगे हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम पहले कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली का यूज़ वगैरह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहला न्यूमेरिकल लिख रखा है बर्नौली कॉन्सेप्ट का ही, तो बर्नौली बेटा पढ़ के आना, और आप सभी पढ़ के तो आए होंगे बर्नौली। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी इतना, मतलब ग्लिसरीन की डेंसिटी दे रखी है, दैट इज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। ओके, थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ पाइप इफ द रेडियस ऑफ एंड आर इतना, मतलब इसका रेडियस है 0.1 मीटर एंड इसका रेडियस है 0.04 मीटर। इट इज़ द रेडियस ऑफ डिफरेंस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये रेडियस हो गए, ग्लिसरीन की डेंसिटी इतनी होती है। तो बताओ रेट ऑफ फ्लो, बताओ रेट ऑफ फ्लो मतलब जैसे ये ग्लिसरीन इसके अंदर से निकल के आ रहा होगा, तो यहाँ से रेट ऑफ फ्लो बताओ, रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो, बेटा रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला मैं आपको पहले डिस्कस करवा चुका हूँ। रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, वो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, मतलब कि उस एरिया से कितना फ्लूइड बाहर भाग के जा रहा है, दिस इज द एरिया इनटू वेलोसिटी। ये रेट ऑफ फ्लो था, क्यू से डिनोट करके मैंने पिछली क्लासेस में होगी कल उसमें दिखाया था। अब A2 एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ, बट V2 वेलोसिटी नहीं निकाल सकता ना। फ्लूइड यहाँ से V2 वेलोसिटी से कैसे आ रहा है, ये कैसे निकालूं? तो फिर मेरे को याद आया, चलो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं। आंसर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने लगाया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने अप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे ऐसा मिला A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 कितना रहा, ये रहा, दैट इज पाई R1 का स्क्वायर इंटू में V1 इज इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू में V2। पाई से पाई गया, अब ये आ गया V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब R2 कहाँ गया, R2 ये रहा और R1 ये रहा, तो V1 बाय V2 R2 हो गया 0.04 का स्क्वायर, और R1 क्या हो गया, R1 ये रहा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। V1 बाय V2 इट विल बिकम इक्वल्स टू 0.0016 ऐसा हो जाएगा, और ये जगह 0.01 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, आएगा समझ में? अब ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये डेसिमल हटेगा, ऐसे करके इसका स्क्वायर हट गया तो ये आ गया। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो यहाँ 2 जीरो सपोज दैट ऐसे आ गए, और यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 4 ऐसे करके। अगर थोड़ा मैं ध्यान दूँ, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू आ गया 1600, और ये आ गया 10,000 करके आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये बचा 100, 16 बाय 100। अगर मैं काटूँ तो 4 4 जा 16, दैट इज 25। V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू 4 बाय 25। ठीक है ना, 4 4 जा 16 और 25 4 जा, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, गुड, दैट इज 4 बाय 25 ये आ जाएगा, आई मीन ये बच जाएगा। लेकिन सर जी ये आंसर तो है नहीं, क्योंकि A2 V2 कैसे निकालूंगा? फिर मेरे को याद आया एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मैंने V1 बाय V2 का रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ बर्नौली भी लगाऊंगा, अप्लाई बर्नौली, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो मतलब एनर्जीज जो हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह सेम ही होगा, क्योंकि खास फर्क तो है नहीं। तो हाइट का तो बेटा कोई खास डिफरेंस है नहीं, हाइट तो लगभग H1 और H2 हाइट नेग्लिजिबल है। तो वी कैन से दैट हाइट ऑफ H1 एंड H2 इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हाइट में कोई खास फर्क है नहीं, अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ H2। अप्लाई बर्नौली, आप क्या करो, बर्नौली अप्लाई कर दो। तो बर्नौली क्योंकि कॉन्सेप्ट वही पढ़ रखा है, P1 प्लस में 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस में रो G H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2 ऐसा हो जाएगा। इस टर्म से तो ये टर्म चली गई, क्योंकि हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है, वो तो कोई खास ज़्यादा फर्क डालेगी नहीं। यहाँ देखो बेटा क्या कह रखा है, यहाँ कह रखा है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस लेंथ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ड्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो, प्रेशर ड्रॉप का मतलब होता है प्रेशर में चेंज। प्रेशर ड्रॉप का मतलब होता है प्रेशर में चेंज। P1 माइनस P2 कर लो या P2 माइनस P1 कर लो, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज़ द प्रेशर ड्रॉप। ये यहाँ का प्रेशर में इतना चेंज है। ठीक है जी, ये आ गया। ऐसा कर लो, अब यहाँ से ऐसे करके उठा के ले आओ, P1 माइनस P2 कर दिया, यहाँ लिया उठा के, इसको यहाँ लेके 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो, इसको यहाँ लेके चले गए और इसको यहाँ लेकर आ गए। P1 माइनस P2 चेंज इन प्रेशर कितना है, 10, ये 10 आ गया यहाँ पर, ऐसे करके 10 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/2 रो
V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर ऐसे करके 1/2 रो कितना आ गया बेटा, रो ये रहा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना 1.25 10 की पावर 3, इट विल बिकम इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 की पावर 3। और V2 कितना बचा पता ही नहीं है। अब इसीलिए तो निकाला था, और अपने को निकालना V1 है, अपने को निकालना V1 है ना। तो देखो सॉरी V2 निकालना, V2 तभी तो रेट ऑफ फ्लो निकलेगा ना। यहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो V2 निकालना, तो V2 कैसे निकलेगा। अब एक काम करो, यहाँ से क्या काम करो, यहाँ से V1 को सब्जेक्ट बनाओ। देखो जो चीज़ निकालना होता है उसके अपोजिट को सब्जेक्ट बनाया करो हमेशा। जैसे कि V2 निकालना है तो V1 सब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं V1 सब्जेक्ट बनाऊंगा वहाँ पर मैं V1 की वैल्यू अप्लाई करूँगा तो बाकी सब चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखो अगर V1 ये आ गया, V2 यहाँ चला जाए 4/25 इंटू में V2 हो जाए, ऐसे करके हो जाए। V1 क्या हो जाए 4/25 इंटू में V2 हो जाए। अब V1 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो V2 तो है ही है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर यहाँ ले आओ, 4/25 V2 का स्क्वायर। देखो बेटा क्या कर दिया, V1 है ना, देखो बेटा यहाँ से V1 निकाल के वहाँ पुट कर सकते हैं। जब पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ यही रह जाएगा, ये यहाँ गया दैट इज 20 हो जाएगा, 1.25 10 की पावर 3 हो जाएगा। V2 का स्क्वायर माइनस में 4 4 जा 16 V2 का स्क्वायर अपॉन में 25 का स्क्वायर दैट इज 625, ऐसे हो जाता ना 625, यही तो होता है, बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में, ये यहाँ जाएगा और ये पूरी टर्म नीचे आएगी, दैट इज 20 अपॉन में 1.25 इंटू 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 625 V2 का स्क्वायर माइनस में 16 V2 का स्क्वायर अपॉन में 625। बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में। अब ये हो जाएगा, अब यहाँ से देखो 625 में से 16 गए, 625 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 609। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आगे लेता हूँ, 20 अपॉन में इसको थोड़ा ऊपर 20 इंटू 10 की पावर -3। देखो या तो ऐसे कर लो, ऐसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में क्या बचा 1.25 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 625 में से 16 गया तो 609 V2 का स्क्वायर अपॉन में 625 आ गया। ये यहाँ भेज दो, ये यहाँ भेज दो, तो V2 का स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू 625 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 अपॉन में 609 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। मतलब V2 बेटा ऐसे कर लो तो अंडर रूट में आ जाएगा। ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 609 इंटू 1.25। देखो सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब मैथ बच्ची पूरी की पूरी मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो हम कर सकते हैं। ये सब अगर आप सॉल्व कर देंगे तो बेटा उस टाइम पे आपका आंसर कुछ, चलो नोट कर लो फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। नोट कर लो फटाफट। ओके देखो बेटा, फिर जब V2 को सॉल्व किया हमने, V2 को सॉल्व किया, अब बेटा कर लेना आप सॉल्व, वैसे मैंने सॉल्व कर लिया 0.128 मीटर पर सेकेंड। इसको काट के इसका स्क्वायर करा तो ये आंसर आया। अब V2 निकल के आ गया। हमारा काम था रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना। रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने का हमारा काम था। जब रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने गया, नाउ रेट ऑफ फ्लो ये हो गया एरिया A2 वेलोसिटी V2। एरिया A2 क्या होता है पाई R2 का स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी V2। पाई हो गया 3.14। R2 रेडियस ऑफ सेकेंड एंड वाज, दूसरे एंड का रेडियस क्या था बेटा, दूसरे एंड का रेडियस 0.04 मीटर, ये रहा 0.04 का स्क्वायर इंटू में V2 0.128 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इस पूरी टर्म को अगर आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.43 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा था बेटा, तो ये वाली वैल्यू देख लेना। तो ये लास्ट में रेट ऑफ फ्लो ये आया। आई बात समझ में, मतलब सेकेंड एंड से जो फ्लूइड है बेसिकली ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरीन इस रेट ऑफ फ्लो से जारी होगी। आई बात समझ में, नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ओके देखो बेटा, बर्नौली कॉन्सेप्ट पहले ही हो गया था। अब हम बर्नौली की कुछ एप्लीकेशन, मतलब बर्नौली यूज़ कहाँ होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, जिसमें पहला एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। मतलब एयरक्राफ्ट एरोप्लेन जो है वो लिफ्ट अप कैसे होता है, वो उड़ता कैसे है। देखो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के विंग्स जो होते हैं वो कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं होते इस तरीके से। एरोप्लेन के विंग्स ना हमेशा थोड़े से इस तरीके से होता है, हल्का सा एंगल फॉर्म कर रखा होता है, हल्का सा स्ट्रेट ऐसे नहीं होते, एकदम स्ट्रेट नहीं होते कि मतलब ऐसे करके नहीं होंगे,
तो हल्का सा ऐसे इस तरीके से फॉर्म कर रखा होता है। तो मैंने इसमें ये एरोप्लेन के विंग्स को तो ऐसे दिखा रखा है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसको करके दिखा दिया ताकि समझने में ईजी हो कि देखो ये है एरोप्लेन के विंग्स, थोड़े से मतलब ऐसे उठे हुए हैं, थोड़े से ऐसे उठे हुए हैं इस तरीके से। अब ये काम कैसे करता है देखो, अब जब एरोप्लेन रनवे में भागता है, ये ऐसे एरोप्लेन है ये, अब ये रनवे भागेगा इस तरीके से भागेगा। अब देखो एरोप्लेन जब रनवे भागता है तो उसकी स्पीड होती है अप टू 300-400 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज भागता है। तो उस केस में क्या सारा का सारा जो एयर का मॉलिक्यूल इससे कोलाइड होगा, बहुत तेज से एयर का मॉलिक्यूल इससे कोलाइड होगा, ऊपर से नीचे से ऐसे से इस तरीके से कोलाइड होगा। तो ये देखो मैंने एयर के मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं इस तरीके से, देखो एयर इस तरीके से ब्लो होती हुई जा रही होगी आगे की ओर, सारा जो एयर है इस तरीके से जा रहा होगा। अब मैंने वहाँ पर क्या करें, 2 पार्टिकल कंसीडर कर लिए, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बट समझाने के लिए 2 पार्टिकल कंसीडर करें। एक पार्टिकल ए ये रहा और बी ये रहा। देखो जो पार्टिकल एयरक्राफ्ट के नीचे होगा वो पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। अब जो पार्टिकल एयरक्राफ्ट के ऊपर होगा ये सब सेम प्लेन में आ रहे हैं ना, तो बेटा पहुंचते भी सेम प्लेन में ही है बाद में। जो पार्टिकल एक ही प्लेन, मतलब ये दोनों पार्टिकल साथ में कॉन्जिक्यूटिवली साथ में खड़े हुए हैं आपस में, है ना। अब जब ये जाएगा, जब ये इस एयरक्राफ्ट को क्रॉस करेंगे ऐसे करके इस तरीके से, तो जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी दोनों सेम प्लेन में ही होंगे, ठीक है ना। तो ये अब होता क्या है कि अब देखो बी वाले को यहाँ से इतने, क्योंकि बी वाला जो है एयरक्राफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। अगर उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी देन इट इज़ क्लियर टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a। ये तो क्लियर है एकदम कि भाई जो ये भागेगा बहुत तेज भाग रहा होगा तभी तो सेम प्लेन में पहुंच पाएगा। अब यहाँ के जो पार्टिकल वेलोसिटी, मैं सपोज दैट इसको मैंने क्या ले रखा है, वेलोसिटी ऑफ b vb, और यहाँ की जो वेलोसिटी है a, तो इसका मतलब vb इज ग्रेटर देन va, मैंने यहाँ लिख रखा है वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। ये पार्टिकल जल्दी पहुँचेगा, आई मीन सेम टाइम पे पहुँचेगा। अब बिकॉज एट द सेम टाइम व्हेन a एंड b पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड व्हेन दे आर टर्मिनेट देयर फाइनल पोजीशन आर सेम, जब वो इनिशियल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ, टर्मिनेट हुए, उनके पोजीशन सेम थी। अब इसमें क्या होता है, हाइट, कोई हाइट का खास फर्क नहीं, हाइट तो यही थी, इसकी भी हाइट यही थी और वो भी सेम हाइट पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, इसमें हाइट का कोई फर्क नहीं है, एच ए के बराबर, जो इनिशियल हाइट थी वही फाइनल हाइट बनी हुई है, और जो बी वाले की भी इनिशियल थी वही फाइनल बनी हुई है। अब इसमें बर्नौली लगाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है फिर, क्योंकि एयर भी एक तरीके की फ्लूइड ही है ना। तो अब इसमें बर्नौली अप्लाई किया मैंने, तो देखो हाइट तो बराबर है, जहाँ ये पहले था वहाँ ये बाद में भी है और ये भी, तो इसका मतलब हाइट तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, हाइट से हाइट कट गया। क्या बचा, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा, अब क्योंकि जब बी वाला पार्टिकल यहाँ जल्दी पहुँचा है तो इसका मतलब बी वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है। बी वाले की वेलोसिटी मैंने यहाँ पर 1 और 2 की फॉर्म में ले रखा है, आई मीन वी ए ये हो गया, v2 हो गया और इसकी वेलोसिटी होगी v1 हो गई, ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखो मतलब अब ये एनर्जी बराबर होनी चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों की इनिशियल और फाइनल बराबर होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो अब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इनिशियल का सम फाइनल के बराबर होगा, हमेशा ही चलता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो इसका प्रेशर एनर्जी क्या हो गया, डाउन हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये ऊपर से अब किसी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन का सम बराबर होता है ना इनिशियल में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका, नीचे वाले पार्टिकल इसका वेलोसिटी कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया नीचे से, क्योंकि दोनों का सम तो बराबर करना है ना, दोनों का सम तो बर्नौली ने क्या रखा है कि एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा। अगर नीचे से इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कम है तो सिंपल सी बात है इसका नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो नीचे से मिला प्रेशर ज़्यादा, ये वाला प्रेशर P1 प्रेशर ज़्यादा मिला और ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा था वो हो गया डाउन। तो बिकॉज वेलोसिटी ऑफ V2 इंक्रीज सो P2 डिक्रीज, अब वेलोसिटी इसका बढ़ेगा तो P2 घट जाएगा, बिकॉज ऑफ एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी तो सेम रहता है लगातार। सिमिलरली V1 लेस देन ऑफ P1, अब मतलब ये वाला नीचे वाला प्रेशर जो बढ़ जाएगा, ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अब जो नीचे वाला प्रेशर बढ़ जाएगा और ऊपर वाला प्रेशर डाउन होगा तो लिफ्ट अप तो होगा ही ना, ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट मिलेगा ही ना, इस तरीके से फिर एरोप्लेन उड़ जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ भी बर्नौली का कॉन्सेप्ट काम करता है एरोप्लेन को भी उड़ाने के लिए, और वो वाला उड़ाना नहीं, लिफ्ट कराने के लिए, समझे ना।
तो ओके देख लो बेटा, रफ करता हूँ। ओके देखो बेटा, अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौली की, एटमाइजर और स्प्रेयर। जो नाई के पास जाते जो करता है ना, या जो ऐसे, तो वो काम कैसे करता है वो ये देखो, ऐसे काम करता है। ये पूरा मैंने डायग्राम वगैरह बना दिया, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जल्दी से। ये है वाटर कंटेनर, ये स्टेम जिसके अंदर एक पतली सी फाइन बोरो ट्यूब लगी होती है, और ये है आपका बी एंड जो कि हॉरिजॉन्टल एंड होता है, वर्टिकल एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड। होता क्या है, जब यहाँ से प्रेस किया जाएगा तो जितना भी एयर था वो रश आउट हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पूरे में जैसे ही एयर बाहर गया तो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर अब कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर घट गया, तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो, एयर है ही नहीं वहाँ पर, प्रेशर घट गया, तो सारा का सारा जो फ्लूइड है वो उठता ऊपर जाएगा। जैसे फ्लूइड उठता हुआ ऊपर गया, यहाँ एक वॉल लगी, इससे टकराया, धड़ से टकराते ही सारे के सारे फ्लूइड जो है वो छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे और बड़ी देर से बाहर आएंगे और बड़ा मज़ा आता है। गर्मियों में तो मज़ा आता है, ठंडियों में मज़ा नहीं आता वो, ठीक है ना। देखो, व्हेन रबर बलून इज प्रेस्ड द एयर रश्ड आउट, रबर बलून प्रेस करेंगे एयर बाहर चला जाएगा। प्रेशर P2 डिक्रीज एज कम्पेयर टू P1, दैट इज द P2 एंड दिस इज द P1 एंड। यहाँ का प्रेशर घट जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। सो लिक्विड रेज अप, अब लिक्विड क्या होगा, ऊपर भागेगा। व्हेन इट कोलाइड विद द हाई स्पीड एयर ट्यूब, ये अब ये जब हाई स्पीड यहाँ टकराएगा, इट ब्रेक अप इनटू फाइन स्प्रेयर, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और वो हमारे सर पे और जहाँ भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका एक और एप्लीकेशन था। अब मैं नेक्स्ट बता दूँ, नोट करो। ओके देखो बेटा, एक और एप्लीकेशन इसकी, जिसे देखा होगा आपने, खैर शहरों में तो नहीं, जहाँ पर लैंटर्ड छतें होती हैं वो तो नहीं, बट जो घास फूस की छतें होती हैं ना, जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान चल रहा होता है तो वो उड़ जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसे वो क्यों उड़ जाती हैं वो देखो। देखो, जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था तो बेसिकली डोर वगैरह क्लोज कर लेते हैं, ये डोर है, डोर क्लोज कर ले, सब कुछ बंद कर दिया। अब सब कुछ बंद कर दिया, पूरा रूम पैक हो गया। अब है क्या भाई, एयर तो ऊपर से जाए जा रही है, एयर ऐसे वैसे ऊपर जाए, बहुत तेज़ वेलोसिटी से जा रही है। अब वही कॉन्सेप्ट, जब ऊपर से बहुत तेज़ वेलोसिटी यहाँ से बढ़ गई, ऊपर की वेलोसिटी बढ़ गई, तो उसने काइनेटिक एनर्जी को तो बढ़ा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल बड़ी जल्दी नहीं भागेंगे, तो उसने प्रेशर को डाउन कर दिया। ऊपर से लगने वाला प्रेशर जो अगर इसको P1 लेट कर लूँ तो उसको कम कर दिया, बट उसी समय में अंदर कोई एयर आ ही नहीं रही है। अंदर तो एयर जो नॉर्मल एयर थी पहले वही है, वो प्रेशर लगातार अप करते करते चले आती है, चले आती है, चले आती है, और एक टाइम ऐसा होता है हल्का सा इसको लिफ्ट मिलेगा, क्योंकि ये रिमूवेबल होता है ना, हट सकता है, क्योंकि ये कच्चे छत की बात कर रहा हूँ जो वैसे गाँव और ऐसे नॉर्मल प्लेसेस पर यूज़ किया आता है। तो जैसे ये उठेगा और ये क्या होगा, एयर आएगा, ब्लो करेगा, ये बाहर भाग जाएगा। दैट इज़ द वे बाय विच इट कैन रिमूव। तो ये एक और एप्लीकेशन है बर्नौली की, कि ऊपर से प्रेशर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर एनर्जी कम हो गया, तो टोटल एनर्जी तो बराबर बना रहता है। तो इस वजह से नीचे से प्रेशर एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी नीचे है नहीं, पार्टिकल्स भाग नहीं रहा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी है नहीं तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा अपने आप, तो यहाँ से ऊपर और वो भाग जाएगा बाहर की ओर, समझे ना। तो इस तरीके से ये उड़ता है, नोट कर लो बेटा। ओके देखो बेटा, अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ बेसिकली टॉरिसल्स लॉ ऑफ इफ्लक्स। टॉरिसल्स लॉ ऑफ इफ्लक्स क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब एक ऐसे मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने फ्लूइड भर दिया, अब इसके अंदर मैंने छोटा सा एक होल किया, तो यहाँ से मतलब फ्लूइड बाहर आ रहा होगा। तो टॉरिसल्स ने इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बताया था कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आ रहा होगा और आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा होगा तो सिमिलरली अगर V1 वेलोसिटी से बाहर आ रहा होगा, इसका एरिया A1 मान लेता हूँ मैं, और ये वाला फ्लूइड अगर ये बाहर यहाँ से आएगा तो ये फ्लूइड नीचे जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी V2 मान लेता हूँ, और एरिया देखो इसका ब्रॉड है, बंद मान रखा है। अब यहाँ से पानी यहाँ तक भरा, फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ, तो उसकी हाइट को y2 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मैंने y1 मान लिया। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है, बेसिकली टॉरिसल्स ने क्या बताया था कि यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है उस फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है और हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ये बताया था। तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखो, A1 A2 एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, V1 V2 वेलोसिटी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, V1 इसकी वेलोसिटी, V2 इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, एट द पॉइंट। और हमको पता, पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर मेरे को समझ में आया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे, A1 V1, चलो एरिया इसका वेलोसिटी इसका, ठीक है जी, बराबर हो गया एरिया इसके वेलोसिटी इसके, लेकिन इसकी क्या वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है, ये तो समझ में आया ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, मेरे को V1 की वेलोसिटी निकाली ना, कि फ्लूइड किस वेलोसिटी से आ रहा है, तो मैं V2 को
कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। मतलब देखो मैंने समझा रखा था कि एक निकालना हो तो दूसरे का कॉन्सेप्ट बना लो, दूसरे को समझ लो। तो अगर V1 निकालना तो V2 को, V2 निकालना तो V1 को। तो मैंने क्या करा, V2 को सब्जेक्ट बनाया, V2 विल बिकम इक्वल्स टू A1/A2। अब मैं करता हूँ यहाँ पर बर्नौली लगाता हूँ, क्योंकि बगैर बर्नौली के सॉल्व होगा ही नहीं। क्योंकि बर्नौली कहता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट टोटल फ्लो, ड्यूरिंग टोटल फ्लो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से फ्लूइड अगर नीचे आ रहा है, यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है, वही फ्लूइड तो बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी, आप खुद सोचो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी कम है ना, और यहाँ पर फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाता है। तो देखो कितनी प्रेशर से पानी आ रहा होगा। अगर ऐसे कोई टैंक वगैरह है, कोई टैंकी वगैरह, तो ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ से कितने प्रेशर से पानी आ रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, धीरे धीरे पानी आ रहा होता है। समझ रहे हो ना। तो ये तो फॉलो करेगा ही पूरा पूरा बर्नौली। अब देखते कैसे फॉलो करेगा। क्योंकि A2 जो है ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, टैंक के ऊपर वाला एरिया, ये एरिया बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, बहुत बड़ा है। और ये छोटा फाइन होल है। A2 इज ग्रेटर देन A1, सो लिक्विड में बी टेकन रेस्ट एट द टॉप। वो लिक्विड बहुत स्लो स्लो नीचे आएगा। तो वी कैन से दैट कि इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी, अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगी, जीरो। अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों माना जीरो, आई बात समझ में। अब बर्नौली दोनों एंड पे लगाता हूँ। पहले इस एंड पे लगाऊंगा, फिर इस एंड पे लगाऊंगा। यहाँ पर हो गया PA, ये रहा एयर, पहले इस एंड पे लगा लेते हैं क्योंकि एयर में ओपन है। तो प्रेशर एट दिस एंड प्लस में 1/2 V1 स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ दिस एंड प्लस में 1 ρgh1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंड विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी ऑफ दिस एंड। यहाँ का प्रेशर P मान रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंड, क्योंकि जो 1/2 ρV2 का स्क्वायर था वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाटर फ्लूइड जो है वो बहुत स्लो स्लो आ रहा होगा नीचे। तो उसको तो मैंने कह रखा है अप्रॉक्सीमेट जीरो। तो मैंने लगा दिया, ये पूरा बर्नौली यहाँ पर लग गया, बर्नौली यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे चलते, मुझे क्या निकालना, मुझे V1 निकालना। ध्यान रखना, मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है कि फ्लूइड यहाँ से कितनी वेलोसिटी जा रहा है, समझे ना। तो अब क्या करूँगा, इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, बाकी सब चीज़ें इधर फेंक दूंगा। अब ये हो गया आपका 1/2 ρV1 का स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका P माइनस में PA, क्योंकि प्रेशर एट एयर, क्योंकि यहाँ पर एयर कांटेक्ट में है ना, तो इस वजह से PA प्लस में 1/2 आई मीन ρgy2 माइनस में ρgy1, ऐसा हो जाएगा। ये वाली टर्म यहाँ चली आएगी ना, ठीक है ना। 1/2 ρV1 का स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू P माइनस में PA, यहाँ का प्रेशर माइनस में यहाँ का प्रेशर विल बिकम इक्वल्स टू, यहाँ से ρg बाहर जाएगा, y2 माइनस y1। y2 क्या हो गया ये, और y1 क्या हो गया ये। तो कितना बचा, ये हाइट ही तो बचा h। बोलो हाँ या ना। अगर मेरे को h हाइट निकालनी है तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये h हाइट तो बची। तो मैं इसे कह सकता हूँ चूँकि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो h आ गया। तो मैं कह सकता हूँ V1 का स्क्वायर, ये निकालना है, ये यहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 2P माइनस PA प्लस में, बेटा ये 2 दोनों के साथ जाएगा ना, प्लस में 2 ρgh हो जाएगा, अपॉन में ये रो नीचे जाएगा ऐसे करके, ये 2 यहाँ जाएगा, ये रो यहाँ जाएगा, V1 आ गया निकल के। V1 कैसे निकल जाएगा, अब मैं अगर V1 निकालना चाहूँ तो ये अंडर द रूट ऑफ, ये पूरी की पूरी टर्म अंडर द रूट ऑफ, देखो बेटा ये रो दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये इसके नीचे भेज दूँ और फिर इसके नीचे भेज दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो इससे तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2gh बचेगा, बट इसके नीचे जाएगा तो 2P माइनस PA अपॉन में रो बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ऐसे करके, ऐसे ये हो गया ऐसे करके। मतलब वेलोसिटी क्या आ गई इस एंड पे, ये आ गई वेलोसिटी। आई बात समझ में। अब सेकंड थिंग देखो, अगर ये वाला यहाँ का देखो, अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ से एनक्लोज कर बंद किया जा चुका है, तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर मार रहा होगा 1.01 × 10⁵, यहाँ थोड़ी मार रहा होगा, यहाँ तो इस पे मार रहा होगा, लेकिन ये नीचे आने ही नहीं दे रहा होगा प्रेशर को। बेटा इस चीज़ को मैं ऐसे तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, देना एक कंपास देना। देखो बेटा ये वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल, ठीक है ना। इस वाटर बोतल के अंदर अभी बिल्कुल ठीक है एकदम, मैंने इसके ढक्कन को ओपन करा, सब कुछ एकदम बढ़िया। मैं इसके ढक्कन को क्लोज कर दे रहा हूँ इस तरीके से, देखो अब देखो क्या हो रहा है।
जब मैंने इसके ढक्कन को क्लोज किया और यहाँ से देखो मैंने इसके ऐसे करके प्रकार से यहाँ पर एक होल कर दिया, सपोज दैट ये बना दिया, ये ठीक है। ये देखो जादू, देखो पानी नहीं निकल रहा, निकल रहा है क्या पानी? नहीं निकल रहा। अब देखो, अब मैं इसकी वाटर बोतल के ढक्कन को ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया, पानी निकल रहा है ना। फिर मैंने ओपन किया, आई मीन क्लोज किया, अब नहीं निकल रहा। निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। फिर ओपन किया, फिर पानी निकल रहा है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यही है, फ्लक्स ही है। कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो इस केस में जब मैंने क्लोज कर रखा है तो यहाँ पर प्रेशर हो गया P, ये हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगा रहा है, वो नीचे प्रेशर लग ही नहीं रहा, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। जब एटमॉस्फेयर ने प्रेशर यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, वो प्रेशर ज़्यादा, ये प्रेशर कम है, तो फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना। लेकिन जब मैंने इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद क्या हुआ? ओपन करने के बाद क्या हुआ? अब यहाँ से प्रेशर एटमॉस्फेयर का लगा, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का लगा, तो ये बराबर हो गया दोनों का प्रेशर। लेकिन यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई और इस वजह से वो फ्लूइड बाहर की ओर आने लग गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा था कि मान लेते हैं अब ये है ना, ये अब इफ़, यहाँ मैं कहता हूँ इफ़ P इज इक्वल्स टू PA इज इक्वल्स टू P, मतलब ये बराबर हो जाए। बराबर का मतलब कि ये ओपन, ढक्कन ओपन कर दिया जाए, तो बेटा ये टर्म तो पूरी कट जाएगी ना, ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर V1 बिकम इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2GH, ये सिर्फ इतना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब एक और मैं आपको चीज़ याद दिला देता हूँ इसी केस में, अंडर द रूट ऑफ 2GH। एक बात और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इस 2GH को ऐसे भी तो लाया सकता। सोचो जरा, सोचो इधर अगर यहाँ से कोई फ्लूइड है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आती थी, तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं फ्लूइड की। तो याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन एक होता था V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2GH, मतलब वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये इक्वेशन होती थी। तो इनिशियली वो 0 पे रहा होगा, इनिशियली क्या रहा होगा? वो 0 पे रहा होगा। तो वी कैन से दैट इट विल बी 0 एट इनिशियली। नाउ V² विल बिकम इक्वल्स टू 2GH, तो V विल बिकम इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2GH। बराबर आया कि नहीं आया? ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? बर्नौली से भी वहीं पहुंचा था और वहां से डायरेक्ट क्योंकि ये अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होगा। सिमिलरली जब मैंने इसको ऐसे इस बोतल के ढक्कन को ऐसे ओपन किया, तो अब ये जैसे ही ओपन किया प्रेशर दोनों का बराबर हो गया। अब ये लिक्विड है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आने लग गया ना, तो वेलोसिटी इसकी वही होगी 2GH। आई बात समझ में? आया समझ में? तो ये उसी वेलोसिटी से आ रहा होगा, ये इस तरीके से आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से वेलोसिटी आएगा। और अगर मान लो क्लोज कर रखा है और थोड़ा बहुत निकलता तो ऐसे, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इस वाले केस को समझाता हूँ। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, नोट कर लो फटाफट। ओके देखो बेटा, ये फर्स्ट केस हो गया, अब ये सेकंड केस है। ठीक है, सेकंड केस मैंने वो डायग्राम रफ कर दिया। सेकंड केस में ऐसा था कि जो यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर ये ओरिफेस, इसे ओरिफेस कहेंगे बेटा, ये जो एयर की तरफ ओपन है, अगर ये ओपन, ये क्लोज है, कंटेनर क्लोज है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर से यहाँ से लगने वाला यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, इस ओरिफेस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में क्या वेलोसिटी होगी? ठीक है ना। तो उस केस की वेलोसिटी देखो, फिर क्या होगा कि ना, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये वाला टर्म ज़्यादा, ये वाला टर्म ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वेलोसिटी अपने आप ही नेगेटिव आ जा रही है। अरे ध्यान से देखो ना भाई, अब ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया। जब एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? सो 2GH नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है। तो वी कैन से दैट V1 जो रह जाएगा सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा 2P माइनस PA पे डिपेंड करेगा, अपॉन पे रो पे डिपेंड करेगा इस पे। अब साफ साफ दिख रहा है, अगर ये ज़्यादा है तो वेलोसिटी निकलेगा ही नहीं ना फ्लूइड। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि यहाँ से कोई भी फ्लूइड नहीं निकलेगा अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये है, अभी देखो, अभी इस बोतल के अंदर, वाटर बोतल के अंदर फ्लूइड नहीं निकल रहा बाहर, है ना, नहीं निकल रहा क्योंकि बोतल का ढक्कन लगा हुआ है। ऐसे ये तो दब गया, ये तो दब गया इसमें, देखो बेटा ये दब गया, ऐसे क्या पता पीछे ना दिख रहा हो, ये दब गया, तो दबने से तो निकल रहा है, दिख रहा है फ्रेम में,
आ रहा है, ठीक है। दबने से तो निकल रहा है, लेकिन अब मान लो कि अभी देखो अभी नहीं निकल रहा, क्योंकि इसमें जो ऊपर प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, यहाँ का प्रेशर अब एटमॉस्फेयर को इसने ब्लॉक कर दिया, इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्लॉक किया, और यहाँ से एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, इस वजह से फ्लूइड नहीं निकल रहा। बट अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, दोनों प्रेशर को बराबर कर दूँ, दोनों प्रेशर को बराबर कर दूँ, ये अब देखो फ्लूइड निकल रहा है। आ रही बात समझ, अब फ्लूइड निकल रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है बेटा सही से, अब फ्लूइड निकल रहा है, तो क्योंकि अब प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस सेक्शन का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लूइड निकलेगा ही नहीं, उसकी वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तब फ्लूइड निकलेगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर दोनों बराबर होगा तो, समझे ना। तो दिस इज द एंड दिस वाज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और उसका फाइनल फॉर्मूला ये है, और ये भी केसेस हैं, ये दोनों केसेस, ठीक है। नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक द वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो है बेटा, ये भी क्या है, ये भी बर्नौली कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, उसी पे वर्क करता है। बट होता क्या और यूज़ किया जाता है, इस वेंचुरीमीटर का यूज़ किया जाता है रेट ऑफ फ्लो को, मतलब वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। तो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। किसी पाइप के थ्रू जो फ्लूइड है वो कितनी तेज़ी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर यूज़ किया जाता है। यूज़ कैसे करते हैं हम इसको समझते हैं। तो इसको यूज़ को समझने के लिए देखो, यहाँ पर एक इस तरीके का डिज़ाइन है, ये यहाँ का एरिया जो है वो ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, खैर वहाँ का एरिया बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा तो इसकी v1 वेलोसिटी होगी, और यहाँ से निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी। सेकंड थिंग, जब इसकी वेलोसिटी v1 होगी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 होगी। अच्छा, इसका एरिया, यहाँ से प्रेशर p1 होगा, एरिया बड़ा है तो एरिया a1 होगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा p2 और एरिया छोटा है, दैट इज़ एरिया a2। मतलब एरिया का डिफरेंस आ गया, वेलोसिटी का डिफरेंस वो हमें निकालना है। वेलोसिटी तो निकालना है, हमारा वही तो काम है, v1 या v2, या तो v1 कैलकुलेट करो तो v2 कैलकुलेट करो, कोई एक कैलकुलेट करना है, वो देख लेंगे क्या कैलकुलेट करें। तो इसके लिए वेलोसिटी v1 पे, a पे वेलोसिटी v1 है, b पे वेलोसिटी v2 है, p1 और p2 दैट इज अ प्रेशर डिफरेंस एट a1 एट 2। यहाँ का प्रेशर p1 होगा, यहाँ पर प्रेशर p2 होगा, वो बिल्कुल अलग अलग होगा ही होगा। वो हम बाद में देखेंगे, प्रेशर ज़्यादा कम का क्या कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। बट अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रेट ऑफ फ्लो यहाँ का और रेट ऑफ फ्लो यहाँ का, वो तो बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 v2, ये तो बराबर होगा। अब मैंने अगर a1 a2 और इज इक्वल्स टू v2 v1 इसका रेशियो निकाल लिया, ताकि ये वेलोसिटी निकालने में हेल्प करेगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ कर देते हैं अप्लाई बर्नौली, यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई बर्नौली अप्लाई कर दिया यहाँ पर बर्नौली, ठीक है ना। क्या आता है, P1 प्लस में 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस में रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस में 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस में रो GH2। देखो बेटा, यहाँ पर इस पूरे पॉइंट पे और इस पूरे पॉइंट पे मैंने यार बर्नौली लगाया। यहाँ की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने दोनों का लिख दिया। अब देखो दोनों के हाइट, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों के हाइट जो है वो यहाँ से तो सेम ही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो सेम ही, अर्थ से, तो ये दोनों हाइट तो सेम है। इसका मतलब ये दोनों तो अपना इफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी तो इस पार्टिकल की बराबर होगी। जैसे किसी एक पार्टिकल रैंडमली उठाया मैंने, और अगर यहाँ के कोई पार्टिकल उठाओगे तो कोई खास फर्क नहीं होगा, माइनर डिफरेंस होगा, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होगी। इसका मतलब रोल कौन, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है वेलोसिटी में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रेशर और खुद वेलोसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब देखो जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पर ना एक इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ, फिर उसके बाद भी इसको समझाऊंगा। जैसे देखो, एक डायग्राम ऐसा देगा बना के, और एक डायग्राम क्वेश्चन में ऐसा देगा बना के, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। अब क्वेश्चन ये होगा इसके अंदर, ध्यान देना बेटा सबके सब, क्वेश्चन ये होगा इसके अंदर कि इन दोनों में से करेक्ट डायग्राम कौन सा है, करेक्ट डायग्राम कौन सा है। तो देखो इसके अंदर ऐसा दे देगा, ऐसे करके ऐसे फ्लूइड यहाँ चढ़ रहा है, और इसके अंदर देखिएगा फ्लूइड यहाँ चढ़ रहा है। देखो यहाँ पर फ्लूइड की हाइट h1 है और यहाँ पर फ्लूइड की हाइट h2 है। तो ऐसे करके इसको मानता हूँ A आर्म, इसको मानता हूँ B आर्म। अब ये फिगर एक ये हो गया, एक फिगर ये हो गया। अब इन दोनों फिगर में कौन ज़्यादा करेक्ट है। यहाँ पर क्या है, इसमें h1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ h2 है, यहाँ पर ज़्यादा, इस वाले एंड पे ज़्यादा फ्लूइड चढ़ा। और यहाँ पर अगर मैं h1 और h2 के हिसाब से बात करूँ, इसको अगर h1 कहूँ, इसको अगर h2 कहूँ, तो यहाँ पर h1 जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ h2 है। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको यहाँ पर, नहीं तो दोनों जगह ही यही बड़ा हो जाएगा।
तो ऐसा करके मैंने उसको H1 H2 मान लिया, मतलब ये। अब इन दोनों डायग्राम में से अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम करेक्ट है, कौन सा बताओ? पहले वाला, क्योंकि खैर बनाया यही था तो यही करेक्ट होगा। ये तो इसका सेंस है, बट अगर न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ही टिक करेंगे, ये करेक्ट है। रीजन देता हूँ ये करेक्ट क्यों है। अब ये मत कहना कि मैंने बनाया था, अभी इस क्वेश्चन सेपरेट आता, बट मैंने क्वेश्चन इसी के अंदर करा दिया। क्योंकि देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर मतलब सारा का सारा जो एनर्जी का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? प्रेशर और वेलोसिटी प्ले करेगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया कम है, तो यहाँ की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जाएगी ज़्यादा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। समझो चीज़ को, समझो। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम, v1 इस वाले पॉइंट पे v1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू v2 से। अगर v2 की वेलोसिटी ज़्यादा तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। v2 इस एंड पे वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो मैक्सिमम जो फ्लूइड होगा वो तो आगे भागने के चक्कर में लगा रहा है ना, बड़ी तेजी से भागेगा ना आगे, तो फ्लूइड ऊपर थोड़ी चढ़ने के लिए भागेगा, वो तो आगे भागेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ वेलोसिटी क्या है? कम है। यहाँ वेलोसिटी क्या है? कम है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कम, लेकिन यहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। जब प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इस लिम्ब में बड़ी जल्दी ऊपर फ्लूइड उठ जाएगा इसके अंदर, समझे? इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में करेक्ट कौन है, तो ये करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट है मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब उस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी है कितनी, वो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको समझ में आया बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट है, आया समझ में? ठीक है। अब मैं करता हूँ P1 को यहाँ भेज देता हूँ, दैट इज इसके आगे करते हैं ऐसे करके, मैं यहाँ सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया 1/2 रो V1 का स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर और प्लस में P2 माइनस में P1। क्या किया मैंने? यहाँ से मैंने क्या करा, इसको यहाँ जंप करवा दिया और ये आगे मैंने सामने इसके भेज दिया, समझे ना? ऐसे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ तो ऐसे मैं कहता हूँ 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 रो V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। ऐसा कह सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ ना इसको मैं। अब मैं करता हूँ, मुझे याद आया P1 माइनस P2 मतलब यहाँ का प्रेशर डिफरेंस, इस वाले एंड का और इस वाले एंड का प्रेशर डिफरेंस। फिर मुझे याद आया प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो चूँकि प्रेशर जो है, प्रेशर P2 माइनस P1, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इनकी हाइट की वजह से जा रहा है, मतलब रो GH ऐसा आपने पहले ही निकाल रखा है, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी और हाइट। कहने का मतलब दोनों जगह पर जो प्रेशर मेंटेन हो पा रहा है वो किसकी वजह से मेंटेन हो पा रहा है? इसकी हाइट की वजह से, डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ तो आ जाएगा रो G, ऐसे आ जाएगा रो लिक्विड का, ग्रेविटी और ये हाइट। यहाँ देखो 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस में V2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? यहाँ पर भी जो रो है वो लिक्विड का ही होगा, ठीक है ना? अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से डेंसिटी ऑफ लिक्विड कट जाएगा, ठीक है बेटा? नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, नोट कर लो। देखो बेटा, अब यहाँ से मैंने जो कटना था काट दिया। अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर 1/2 अंदर क्या बचा? V1 का स्क्वायर माइनस में V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू G और H बचा। 2 यहाँ चला गया, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर 2GH बचा, 2GH। सर जी अब क्या करें? अब थोड़ा सा हम और करते हैं। मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना है V1, मुझे निकालना V2 निकालना ना। यहाँ से ये वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी है इसकी, ये निकालना है, या ये कोई भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ना V1 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से V1। सर जी V1 कॉमन कैसे लोगे? तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ 2GH। मैं ऐसा कर देता हूँ ना इस जगह पर कि इसको V1 से मल्टीप्लाई और V1 से ही डिवाइड कर देता हूँ। कोई गलती तो नहीं करी थी मैंने इसमें? दोनों काम सेम जगह किया, सेम किया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से V1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, V1 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस में V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं करी बेटा इसके अंदर? 2GH मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, बोलो हाँ या ना? एकदम करेक्ट है मैथमेटिकली, वेरी गुड, बस यही करना था। अब देखो क्या हो गया, अब मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ कि देखो अब यहाँ से मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था V2/V1, चूँकि V2/V1 A1/A2 का रेशियो है, क्योंकि इसका एरिया निकालना तो आसान है,
एरिया तो अपन बना रखा तो निकाल लेंगे। तो मैं क्या सकता हूँ V1 का स्क्वायर 1 माइनस V2 बाई V1 दैट इज A1 बाय A2 का स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर दैट इज 2GH। बोलो हाँ या ना, कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का, आई बात समझ में। अब वहाँ से टर्म मैं उठा के यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया ना वहाँ पर। अब देखो क्या कर सकता हूँ इसको मैं, इसको क्या मैं ऐसा करता हूँ V1 का स्क्वायर ये यहाँ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है 2GH। अब मेरे को V1 निकालना है ना, ये वाली टर्म यहाँ फेंक दो, ये वाली टर्म नीचे, V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH इंटू में A2 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर माइनस में A1 का स्क्वायर। बोलो दिक्कत तो नहीं कोई। अब मैथमेटिकली इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मेरे को V1 की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या है, कुछ नहीं, टू मैथमेटिकल कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, हाइट, इन दोनों के हाइट का डिफरेंस, वो हाइट आ गया यहाँ से, समझे ना। A1 एरिया इसका, A2 एरिया इसका, सारा एरिया रख दूंगा, अगर मैं सारी वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ की वेलोसिटी या यहाँ की वेलोसिटी, जहाँ की मेरे को वेलोसिटी निकालनी है मैं वहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई बात समझ बेटा। तो दिस इज द वेंचुरीमीटर दैट इज यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, मतलब ऑब्जेक्ट आई मीन फ्लूइड कितनी तेजी से जा रहा है, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम सरफेस टेंशन और मॉलिक्यूलर रेंज वगैरह स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। आप भी पढ़ते रहें, बाय बच्चों।